8:30 राइट टाइम। हेलो, ओके, वॉइस इज प्रॉपर। तो आज का क्लास जो रहेगा इसमें हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। मतलब पहले 30 मिनट जो चलेगा वो जनरल लेक्चर चलेगा और उसके बाद का मतलब बीच में थोड़ा सा 5 मिनट का हम ब्रेक देंगे सबको। उसके बाद फिर सेम क्लास चलेगा, मतलब लाइव क्लास ऑन रहेगा, वीडियो ऑफ रहेगा, माइक ऑफ रहेगा, लाइव क्लास ऑन रहेगा। आप लोग के लिए वो ब्रेक टाइम रहेगा। उसके बाद फिर 30 मिनट चलेगा और जो भी क्लासेस चलेंगे वो कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे बेस्ड होंगे। उसमें कोई मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम कम्प्लीटली मतलब 12th की क्लास चला रहे हैं फिर कम्प्लीटली 11th के बेसिस पे क्लास चला रहे हैं। क्लासेस जो रहेंगे 11th 12th कंबाइंड रहेंगे, कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव बेसिस पे रहेंगे। मतलब जितने भी हम पोर्शंस कवर करेंगे, जो भी उसमें क्वेश्चंस देंगे या फिर जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उनमें से मतलब पर डे के क्लास में जरूर 5-6 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे या फिर 5-6 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछते हैं। हमारा मेन एम ही है कि हम सिलेबस को कवर करें, मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ाएं, उसके साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें ज्यादातर एनसीईआरटी के पोर्शंस को ही लेता है, चाहे वो इकोलॉजी का हो गया चाहे वो बायोलॉजी का हो गया। एनसीईआरटी पोर्शंस को ही हमारा मेन मोटो जो वो कवर करने का है, ठीक है। तो आज हम उसी को कवर करने जा रहे हैं। तो क्योंकि 2 तारीख से हमारा जो डेली रूटीन है वो शुरू होने वाला है, तो डेली आज 2 तारीख है, तो आज हम कंप्लीटली शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि मतलब बिगिनिंग ऑफ बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। तो पहले तो हम लेते हैं, सबसे पहले अगर हम कहीं भी क्लास अटेंड करते हैं तो वो हमारा बेसिक बायोलॉजी होता है, दैट इज बायोलॉजी। मतलब अभी हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम इसी में ही मतलब 30 मिनट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। क्लासिफिकेशन को कंप्लीट नहीं खत्म किया जाएगा, क्लासिफिकेशन कम से कम 2 से 3 दिन तक चल सकता है। उसके बाद जो बायो के चैप्टर्स होंगे वो तो 5-6 दिन या 8 दिन चलेंगे, जाहिर सी बात है उसमें, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी वर्ड की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी वर्ड को दिया था लेमार्क और ट्रिवेरियस ने, ठीक है। किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रिवेरियस। सन 1802 में। सॉरी, आज तो थोड़ा इको साउंड होगा, माइक कनेक्टेड नहीं है। और जिसका मतलब दीपक शर्मा जी, आप अपना माइक बंद कर लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। ओके, अब क्लियर है ना? ठीक है, सही है। तो लैमार्क और ट्रेवेरियन 1802 में अपना सबसे पहला काम किया था, क्या कि बायोलॉजी वर्ड दिया था। बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेवेरियस इन 1802, ठीक है। फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग क्या है कि बायोलॉजी जो वर्ड है वो कैसे बना, तो बायोलॉजी को बनाने के 2 वर्ड यूज होते हैं, बायोस एंड लॉगोस। ग्रीक लैटिन वर्ड है, बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है, लाइफ का मतलब जीवन, और लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। कल ही बताया था हमने, स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। इसीलिए हमने बायोलॉजी को जीवन का अध्ययन यानी बिगिनिंग ऑफ लाइफ बताया था कि इससे हमको बायोलॉजी की परिभाषा क्या मिलती है? बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। हम अगर जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवन के जिस भी पोर्शन का अध्ययन करते हैं, जीवन के जिस स्कोप को उठाते हैं, वो सारे किसमें आता है? स्टडी ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के अध्ययन में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें समझना है कि बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी के फादर की बात करें तो बायोलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल है, ठीक है, अरिस्टोटल, जिन्हें हम हिंदी में अरस्तु भी कह सकते हैं। तो इस तरह हमारा जीव विज्ञान का पोर्शन कंप्लीटली खत्म होता है, ठीक है। हमें जीव विज्ञान नहीं का मतलब अब हमें इसको धीरे धीरे आगे के ब्रांचेस को कवर करना है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी को 2 पोर्शन में बांट दिया जाता है। आप सब लोगों को बड़ी बात ही पता है, बॉटनी। बॉटनी को हम लोग हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और एक साइड क्या रहता है? जूलॉजी रहता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। विज्ञान, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। और ये जो बॉटनी वर्ड है ये बास्किन वर्ड से आया है, बास्किन शब्द है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड बास्किन से आया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। जो बॉटनी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड मतलब ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा का एक शब्द है। बास्किन, बास्किन का मतलब होता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का हिंदी आप लोगों को भली भांति पता है, ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, चरना होता है, ठीक है। तो मतलब बॉटनी ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड बास्किन से आया है, बास्किन का मतलब होता है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चरना, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद हमारा बॉटनी के फादर की बात, बॉटनी के फादर है थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, ठीक है। इन्होंने मतलब बॉटनी के बारे में बताया था, इन्होंने बुक लिखी थी क्या, हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम। हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम में इन्होंने 500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन किया था। हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम, हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम में इन्होंने 500 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, 500 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स का क्या, सॉरी एनिमल्स बोले, 500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स यानी पादप की 500 जातियों का वर्णन किया था। किसने किया था, थियोफ्रास्टस ने किया था। और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, ठीक है। तो बॉटनी का इंट्रोडक्शन में बस इतना ही, इसके बाद हम बॉटनी का क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। अब बचा रह गया जूलॉजी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। जूलॉजी के इंट्रोडक्शन देखा जाए तो जूलॉजी के फादर सेम है एरिस्टोटल, अरस्तु ही जूलॉजी के भी फादर है तथा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के भी पिता, ठीक है। तो हाँ, मतलब अरस्तु जीव विज्ञान के भी पिता है और मतलब जीव विज्ञान के साथ जंतु विज्ञान के पिता है। और बॉटनी का एक्सप्लेनेशन हम एक बार और बताते हैं। बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ग्रीक और शब्द मतलब बॉटनी जो है वो ग्रीक भाषा से आया है, ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से आया है। बास्किन का मतलब होता है चरना। और इस बॉटनी के पिता है थियोफ्रास्टस, ठीक है। थियोफ्रास्टस को बॉटनी के पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक बुक दी थी। कौन सी बुक दी थी, हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम बुक दी थी। हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम में उन्होंने 500 स्पीशीज ऑफ प्लांट यानी पादप जगत की 500 जातियों का वर्णन किया था। तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति जगत का पिता कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरिस्टोटल ने भी सेम क्या किया था, इन्होंने 500 स्पीशीज ऑफ एनिमल का वर्णन किया था। मतलब इन्होंने 500 जंतु जातियों का वर्णन किया था, 500 जंतु जातियां, ठीक है। इन्होंने 500 जंतु जातियों का वर्णन किया था, ठीक है। उसके बाद मतलब इनके स्टडी जब करते हैं तो इन्होंने जो 500 जंतु जातियों का वर्णन किया था इसमें उन्होंने पांच मतलब 4 पॉइंट दिया था। पहला उनकी संरचना के आधार पर किया था, स्ट्रक्चर यानी उनकी रचना के आधार पर किया था, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो किया था वो उनके व्यवहार और वर्गीकरण और जनन, ठीक है। व्यवहार मतलब बिहेवियर कह सकते हैं, और वर्गीकरण के आधार पर किया था क्लासिफिकेशन, और जनन के आधार पर किया था रिप्रोडक्शन, ठीक है। इतना अगर हम देखते हैं तो हमारा बेसिक बायोलॉजी खत्म हो जाता है। बेसिक बायोलॉजी में हम बस इतना ही बताएंगे। अब इसके बाद से हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से नीट के मतलब हर साल नीट के 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछता ही है, लेकिन क्लासिफिकेशन से हर साल नीट के 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। और हमें नीट का कंप्लीट पोर्शन कवर करना है तो जाहिर सी बात हमें एक-एक वर्ड्स को एनसीईआरटी के कवर करना होगा। एनसीईआरटी के साथ-साथ हमें साइड बुक्स को भी देखना होगा ताकि हम हमारी बेटर प्रिपरेशन हो सके। ये बायोलॉजी का जो बेसिक है ये हम हर जगह पढ़ाते हैं। जहां तक हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी एक बार और हम पूरे बोर्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम मिलेगा। बायोलॉजी के फादर कौन है, अरिस्टोटल है। बायोलॉजी के पिता कौन है, अरिस्टोटल है, ठीक है। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रिविलियनस ने सन 1802 में दिया था, ठीक है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों को मिलकर बना था, बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन, लॉगोस, लॉगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी का मतलब अध्ययन होता है, ठीक है। बायोलॉजी को 2 शाखा में बांटा गया है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी जो बॉटनी शब्द है ये बास्किन शब्द से आया है। बास्किन शब्द का मतलब सॉरी बास्किन शब्द है, बास्किन कहाँ की भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चरण, ठीक है। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रास्टस है, ठीक है।
थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने क्यों इनको पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी एक बुक दी थी। क्या बुक दी थी? हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम। हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम अपनी बुक दी थी जिसमें इन्होंने 500 स्पीसीज ऑफ प्लांट, पादप जगत की 500 जातियों का वर्णन किया था। अरस्तु जो है जूलॉजी जंतु विज्ञान, अरस्तु जो है वो जंतु विज्ञान के जनक है। इन्होंने 500 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स यानी जंतु 500 जंतु जातियों का वर्णन किया था। किस आधार पर किया था? उनकी रचना के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, उनके वर्गीकरण के आधार पर, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन यानी उनके जनन के आधार पर किया था। तो ये हमारा जो आता है कहीं भी, ये बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो भी कुछ नोट करना है कर लीजिए। हम 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, उसमें अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो करिए, हम कमेंट पे कंप्लीटली ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। हमको टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, आप लोग का कमेंटिंग है, कुछ आवाज फंस रहा है? नहीं सर, ठीक है, अब सही है। एक्चुअली ये माइक एक्टिव नहीं था। अभी अभी हमने जो 10 सेकंड 15 सेकंड का ब्रेक लिया उसमें हमने इसको एक्टिव किया। तो अब आवाज जो है आप लोग को कम्प्लीटली फ्रेश जानी चाहिए। ठीक है, अब तक मोबाइल का मतलब माइक कवर कर रहा था, तो मोबाइल का माइक जो होता है उसमें आवाज जो होती है वो कम्प्लीटली सराउंड करने लगती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज से थोड़ा मतलब अब आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि लैग कर रहा है। अब उसमें पता नहीं हमारा नेट प्रॉब्लम है कि दूसरे वाले फ़ोन का नेट प्रॉब्लम है। चलते हैं आगे, अब क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। इसको मिटा देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्लासेस वैसे भी 1 घंटे की काफ़ी लंबी चल जाती हैं। इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ा इधर उधर, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण का इंट्रोडक्शन ले लिया जाए तो वर्गीकरण क्या चीज होता है, यानी जीवों को मतलब अलग अलग भागों में बांटना, उनके अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को अलग अलग भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है कम्प्लीटली। ठीक है, मतलब हम जीवों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग भागों में बांट दे रहे हैं। उनके अध्ययन के आधार पर, उनसे मिलते जुलते जातियों के आधार पर उनको अलग अलग, जैसे कह रहे हैं अब हम कुत्ते गाय को एक कैटेगरी में रख नहीं सकते। गाय की अनेक प्रजातियां आती, कुत्तों की अनेक प्रजातियां आती है, तो कुत्तों को हम लोग एक मतलब स्तनधारी वर्ग में रख सकते हैं। स्तनधारी मतलब क्योंकि दोनों स्तनधारी जानवर हैं, उनको उस वर्ग में रख सकते हैं, परंतु उनको एक ही जाति में हम कभी नहीं रख सकते हैं। और उसी तरह मनुष्य मनुष्य उनसे कभी मैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह पादप पादप की अलग जाति होती है। तो सबकी अपनी एक अलग क्वालिफिकेशन होती है। उनके संरचना, व्यवहार, जनन तथा अन्य गुणों के आधार पर, उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, वर्गीकरण की परिभाषा यही होती है। वर्गीकरण की परिभाषा एक हमने कहीं से नहीं लिया, हमारे अकॉर्डिंग ऐसा ही वर्गीकरण की परिभाषा होनी चाहिए। ठीक है, वर्गीकरण के जो जनक है, जनक में माना जाता है कैरोलस लिनियस को। ठीक है, कैरोलस लिनियस जो है वो टैक्सोनॉमी के फादर और उसके साथ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के फादर हैं, कैरोलस लिनियस। शॉर्टली हर जगह लीनियस लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, कैरोलस लीनियस जो है वो मतलब दो चीज के हमने क्या बताया कि ये टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकी के अध्ययन को, वर्गीकी के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी के अध्ययन। ठीक है, मतलब समस्त जीवों को अलग अलग भाग में बांटने का जो वर्गीकरण चलता है उसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस के मतलब जो जीवन काल है उसकी बात करेंगे तो इनका 1708 से 1772 तक चला था। ठीक है, इन्होंने इसमें वर्गीकरण दिया था अपना।
और ये जो साइंटिस्ट है स्वेडिश साइंटिस्ट है, ठीक है, स्वीडन के साइंटिस्ट है, स्वेडिश माना जाता है, स्वीडन एक कंट्री है, स्वेडिश साइंटिस्ट है। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के साथ फादर ऑफ बायोनॉमियल, बायोनॉमियल, ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, अर्थात मतलब बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब द्विपद नाम प्रणाली दी थी इन्होंने, द्विनाम प्रणाली दी थी। इसका क्या होता है कि प्रत्येक जाति के दो नाम होंगे, पहला नाम वंश होगा और दूसरा नाम जाति का होगा, ठीक है। स्लो आ रही है अब, आई होप अब तो क्लियर होनी चाहिए ना, वॉइस लो का प्रॉब्लम था क्योंकि मोबाइल जस्ट माइक कवर कर रहा था। आप लोग की कमेंटिंग आ रही है तो मतलब अब वॉइस आई होप सही होगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत नेट के कारण आती है, अब नेट ही एक प्रॉब्लम बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं बची, लाइट कवर हो चुकी है और बाकी मोबाइल की पोजीशन सही है, वीडियो की क्वालिटी भी सही है, लेकिन बस सारी प्रॉब्लम का एक ही जड़ है इस वक्त, नेट प्रॉब्लम। तो नेट प्रॉब्लम को भी देखा जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि 5 तारीख से 7 तारीख के अंदर अंदर इस नेट की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली खत्म किया जाए, हमारी पूरा प्रयास है। लेकिन 20 तारीख तक तो गारंटी उसको हम किसी न किसी तरह खत्म कर देंगे, क्योंकि 20 जुलाई मतलब 20 मई के बाद से सबके स्कूल बंद हो जाएंगे, कंप्लीटली फोकस हमारा ऑनलाइन क्लास पे रहेगा और ऐसे में हम आप लोगों को बेटर सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, द्विपद नाम पद्धति और उसके साथ टैक्सोनॉमी वर्गीकी के अध्ययन दोनों के ही जनक कौन है, कैरोलस लीनियस, स्वीडिश साइंटिस्ट है जिन्होंने 1708 से 1772 तक के जीवन काल में अपना ये सारा इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद लीनियस ने कई बुकें लिखी थी, लीनियस की एक बुक नहीं प्रचलित है, लीनियस की कई बुक्स हैं, ठीक है। और इन सब बुक्स के बारे में नॉर्मली नीट के एग्जाम में नहीं पूछता, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ये नहीं रहती है, लेकिन इन सब के बारे में अलग अलग जगहों पे पूछता है। फॉर एग्जांपल बीएससी ग्रेजुएशन के एग्जाम में पूछ सकता है, उसके साथ केबीएस सुपर टेट, यूपी टेट या फिटविट के एग्जाम से ऐसे पूछता है। तो इनकी बुक जो है, ये पहली बुक है जेनेरा प्लैनेटेरम, प्लैनेटेरम, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी, उसके बाद इन्होंने दूसरी बुक दी सिस्टम नेचुरी, सिस्टम नेचुरी, सिस्टम ऑफ नेचर, ठीक है। ये सब जो बुक्स है ये स्वीडन लैंग्वेज में होती है या फिर ग्रीक लैंग्वेज में होती है, तो ये अपने अपने लैंग्वेज में होती है। तीसरी बुक जो देखी उन्होंने क्लासेस प्लैनेटेरम दिया था, क्लासेस प्लैनेटेरम। इनकी बुक्स का नाम आपको नॉर्मली नीट या फिर मतलब 12th लेवल के एग्जाम में नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछेगा या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और चौथी बुक जो थी क्या था, फिलोसफिया बैक्टीरिया, फिलोसफिया, और फिलोसफिया बैक्टीरिया नहीं था एक्चुअली, इन्होंने बॉटनी पे काफी ज्यादा लिखा था, बॉटनी का होगा, ठीक है। इन्होंने ये 4 बुक नाम दी थी और उसके साथ उन्होंने एक मतलब इसके बाद उन्होंने दिया था अपना एक जो मेन है सिस्टम नेचुरी। इस बुक में उन्होंने समस्त जगत को कितने भागों में बांटा था, सिस्टम ऑफ नेचर। बस अब आधा घंटा लगभग खत्म होने वाला है, 5 मिनट का आप लोग को ब्रेक देंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ नेचर में उन्होंने समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। 2 भागों में कौन कौन से, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी का भली बात आप लोग अगर समझते हैं, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, ठीक है। और इतना किए तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकी के अध्ययन को करते हैं। और कैरोलस लीनियस क्या है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी ये फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकी के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकी के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, कैरोलस लीनियस, ठीक है। वर्गीकरण ही हमारा बायो का मेन बेस होता है, वर्गीकरण के से हम वर्गीकरण के यहाँ से ही हम जीवन की उत्पत्ति शुरू करते हैं, ठीक है। इतना हो गया, टाइम कितना हो रहा है, ओके 8:49, ठीक है, अभी टाइम बचा है। 9 तक क्लास मतलब इस क्लास को 9 बजे तक लेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक देंगे, उसके बाद फिर 9:35 तक नेक्स्ट क्लास चलेगा। क्लासेस को हम 2 पार्ट में बांटे, 30 मिनट प्लस 30 मिनट। और इसको पढ़ाने के बाद हम सीधा मतलब हम पर डे के जो नोटिस भेजते हैं, नोटिस में हम 2 टॉपिक लिखे रहेंगे। पहला तो हमारा जो जनरल बायोलॉजी का रहेगा, उसके बाद हमारा जो ट्रायल बायोलॉजी का रहेगा, और दोनों कम्पिटेटिव बेस पे रहेगा, मतलब दोनों में हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है उसमें से क्वेश्चन जो रहेंगे वो कम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर पूछेंगे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, हम आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेन क्लासिफिकेशन की, ठीक है। मेन क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है
कि जो हमें 9, 10, 11, 12 में कम्प्लीटली पढ़ना होता है वो वाले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। 9, 12 हमें क्या पढ़ना होता है, विटेकर के क्लासिफिकेशन को पढ़ना होता है। विटेकर ने सन 1969 में 5 किंगडम्स को इंट्रोड्यूस किया था, यानी जो अब तक हमने देखा था जिसमें सिस्टम ऑफ नेचर अपनी बुक में कैरलस लिनियस से क्या किया था, समस्त जीवों का अर्थात हो या तो प्लांट हो या तो एनिमल्स हो, वो मैटर नहीं करता है। वो उन्होंने मतलब ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, समस्त जीवों को मतलब समस्त पादप तथा जंतुओं को 2 भाग में बांटा गया, दैट इज कॉल्ड वनस्पति विज्ञान और सेकंड वाला जंतु विज्ञान। तो उन्होंने समस्त जीवों को सिर्फ 2 भाग में बांटा था। तो इसमें जो बैक्टीरिया थे, फंगी थे, वायरस थे, उनको क्लासिफिकेशन करने में दिक्कत हो रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया फंगी जो होते हैं वो प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, कुछ पैरासिटिक डिकम्पोजर्स होते हैं, तो ऐसे में उनको क्लासिफाई कर पाना काफी मुश्किल हो जाता था, उनको अध्ययन के बेसिस पे दोनों में पढ़ना पड़ रहा था। तो इसलिए विटेकर ने सन 1969 में 1969 में उन्होंने सबसे बेटर क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको हमें 11, 12 बेसिस पे या फिर उसके एबो पढ़ना होता है। और उसके एबो तो कई क्लासिफिकेशन आते हैं कई साइंटिस्ट के, लेकिन 12th बेसिस पे या फिर नीट एग्जाम के बेसिस पे हमें खाली विटेकर का ही नया सन 1969 वाला क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, जिसके अकॉर्डिंग 1965 लिखा, सॉरी 1969, 1969 वाला होगा, ठीक है। उन विटेकर का सन 1969 वाला ही क्लासिफिकेशन पढ़ना आता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए, मतलब जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि समस्त जीवों को 2 भागों में, सॉरी 5 भागों में बांटा जाता है। 5 किंगडम, 5 जगत प्रणाली दी थी, 5 किंगडम्स बांटा था। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। इनके नामों की हिंदी बात कर ले तो फंगी को कवक बोला जाता है, एक ये नाम मिलेगा। प्लांटी को पादप जगत बोला जाता है, एक ये नाम मिलेगा। एनिमिलिया को जंतु जगत बोला जाता है। बाकी मोनेरा प्रोटिस्टा को जनरली मोनेरा प्रोटिस्टा ही हर जगह लिखा आता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या कैटेगरी आते हैं, अगर उनकी बात हम कर रहे हैं तो एक सेकेंड, 852, ओके। मोनेरा इसको हम अलग अलग क्लासिफाई कर देते हैं। तो प्लांटी और एनिमिलिया को तो हम मतलब आगे भी पढ़ेंगे। मोनेरा प्रोटिस्टा को आज फिनिश कर देते हैं, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया को हम कल पढ़ेंगे, या फिर उसके आगे जो भी हमारा बेसिक बायोलॉजी का सिलेबस रहेगा जिसमें हम एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोनेरा में हमारे क्या आते हैं, समस्त प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा वाले में पहला पॉइंट, ये सभी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। जिनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कंफ्यूजन है उनके लिए हम साफ साफ बोलना चाहेंगे कि आपका ये कंफ्यूजन हम आगे चल के जब सेल चैप्टर पढ़ाएंगे या फिर सेल के बारे में बताएंगे तब हम आपको क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि सेल को 2 टाइप से में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो इसका होता है वो प्रोकैरियोटिक का होता है, सेकंड क्लासिफिकेशन जो होता है इसका यूकैरियोटिक का होता है, ठीक है। तो 5 किंगडम्स में मोनेरा को प्रोकैरियोटिक में रखा जाता है, प्रोटिस्टा को यूकैरियोटिक में रखा जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम आपको सेल जब कोशिका चैप्टर पढ़ाएंगे, सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। प्रोकैरियोटिक के साथ इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन होता है, वो क्या होता है, यूनिसेलुलर का, ठीक है। इन दोनों लोग में एक पॉइंट कॉमन होता है, क्या, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का अर्थ क्या है कि ये दोनों जीव जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एक कोश की रहेंगे, अर्थात इनकी जो शारीरिक संरचना रहेगी वो कैसी रहेगी, सिर्फ एक ही कोशिका की रहेगी, एक कोशिका से ये ऊपर नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें, क्योंकि इससे ज्यादा हमें इनके बारे में जानना नहीं होता, इससे ज्यादा इनके बारे में बेशक जानना है, लेकिन हम इसके बारे में इनसे ज्यादा कहाँ पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं, कॉकस, बैसिलस, स्पिरिलम और कॉमारूप। और वायरस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक मटेरियल। और बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला या फिर वो मोमेंटम ऑर्गन्स रहते हैं उनके बारे में जब पढ़ना होगा तो जाहिर सी बात है ये चीज हमने बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब एल्गीज का अध्ययन, माइकोलॉजी मतलब फंगीज का अध्ययन, ये सब पढ़ना है। तो इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो हम इंट्रोडक्शन ही तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव में हमारे बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लास 11th 8 चैप्टर कोशिका, ठीक है, तो सेल के अकॉर्डिंग इसमें 2 एग्जांपल और ले लेते हैं हम, क्या, माइकोप्लाज्मा ले लेते हैं। और माइकोप्लाज्मा के साथ क्या आएगा, PPLO, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म,
पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको हम थोड़ा सा बड़ा नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को जो भी स्पेलिंग का कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इतने से ही जगह मैं एक्सप्लेन करना, तो इसमें जो भी आप लोग को स्पेलिंग का कंफ्यूजन होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मतलब मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कौन कौन कैसे जीव आते हैं? यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की होते हैं, प्रोकैरियोटिक संरचना आती है। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया आते हैं, समस्त बैक्टीरिया आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, न ग्रीन एल्गी आता है न ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ब्लू आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी जब नील हरित शैवाल को कंबाइन करके बोला जाता है तो ब्लू ग्रीन एल्गी किसमें आता है? मोनेरा में आता है, ठीक है। उसके साथ पीपीएलओ आता है। पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और एक और आता है माइकोप्लाज्मा। ये 4 एग्जांपल हम लेते हैं और 4 एग्जांपल हमको बेसिक नॉलेज से याद करना होता है। उसके बाद यूकैरियोटिक में भी सेम है। ये मतलब प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोट्स आते हैं, सारे यूकैरियोटिक जीव आते हैं। वो सारे कैसे रहते हैं? यूनिसेलुलर रहते हैं, एक कोश की रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल में हमारा आता है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, और एक आता है मलेरिया का पैरासाइट आता है जिसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। तो बस इतना होगा। फंगी के बारे में ज्यादा नहीं बस बोलेंगे। फंगी का आते हैं बहुकोशिक होते हैं, बहुकोशिक के साथ इनकी काफी जटिल संरचना होती है, इसको आगे चल के पढ़ना है। ये समस्त पादप मतलब ये पादप जगत में आते हैं। उसके बाद इनके अंदर रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती है, ये इनके फीचर होते हैं। प्लांट किंगडम के में तो काफी ज्यादा आते हैं, मतलब एल्गी आएंगे, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में बांटा जाएगा, मोनोकॉट, डाइकॉट। इसके बारे में काफी ज्यादा पढ़ना होगा। जहाँ तक एनिमल किंगडम की बात रही तो एनिमल किंगडम में तो 10 आ जाते हैं। वो शुरू होता है प्रोटोजोआ मेटाजोआ से, और मेटाजोआ में पोइफेरा, सिलेंड्रेटा, ब्रेकियोलमिन्थिस, एस्कलमिन्थिस, एनालिटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, चॉर्डेटा। तो ये सब काफी लंबा चलेगा। इसके बारे में हमें आगे चल के जाहिर सी बातें पढ़ना ही है। तो आज के लिए ये जो मतलब हमारा फर्स्ट 30 मिनट का क्लास था, इसको हम यहीं पर ओवर करते हैं। इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे। आज जो था वो बिगनिंग था। बिगनिंग मतलब बेसिक लैंग्वेज और बेसिक नॉलेज था। बेसिक नॉलेज को अब हम आगे चल के थोड़ा सा और टफ बनाते जाएंगे, क्योंकि ये जो क्लासेस है हमें कम्पिटेटिव एग्जाम से रखते हैं, ठीक है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा इसी तरह आएंगे, और दोबारा जब हम आएंगे तो हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में जनन। और अब मतलब आज हम जीवों में जनन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम उनके बारे में पढ़ते जाएंगे, कैसे विभिन्न जीवों में जनन होता है, कैसे मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आप लोग को हम कम्प्लीटली 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। क्लासेस इसी तरह ऑनलाइन ही, वीडियो और माइक ऑफ रहेगा। आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इतने में आप लोगों को कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। 10 सेकंड या 15 सेकंड में हम वीडियो ऑफ कर देंगे।
ओके, तो 11 लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, धीरे धीरे 5 मिनट का ब्रेक से जो है वो ओवर हो गया। अब धीरे धीरे हम अपना पॉइंट शुरू करते हैं और आज का क्लास खत्म करना है 1 घंटे में। 9:35 या 9:33 तक हम आप लोगों का क्लास ओवर कर देंगे। पर डे 1 घंटे की क्लासेस चलेगा, 5 मिनट के ब्रेक रहेंगे, ठीक है। और 2 तारीख जैसा कि हमने कहा था, आप लोग जितना कुछ कहा था सारा कुछ एकदम टीम वाइज चल रहा है। ज़्यादा लोग ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 10 लोग ही ज्वाइंट हैं, 11 लोग 12 लोग रेगुलर है, तो रेगुलर लोग से ही मतलब है कि वो लोग प्रॉपरली पढ़ रहे हैं नहीं। क्लासेस तो काफी बड़े बड़े लोग चलाते हैं, उनको मतलब जिन पे 100 लोग 200 लोग जुड़े रहते हैं, उन पे भी रेगुलर सिर्फ 50 लोग रहते हैं। और बाकी हम जो व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, इसमें क्वालिटी की थोड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, तो पीडीएफ का हम यूज कर सकते हैं कि लैपटॉप पे एक स्लाइड बनाए, स्लाइड के अकॉर्डिंग हम पीडीएफ के अकॉर्डिंग सारे नोट्स पहले ही बना लो, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते रहें। उसमें सिर्फ वॉइसेस जाएंगे और पीडीएफ जो रहेगा वो काफी हाई क्वालिटी का रहेगा। तो ऐसा हमने कई जगह पे देखा है, टेक्स्ट बुक वाले हो गए या फिर अनअकैडमी वाले हो गए, ऐसे लोग पढ़ाते हैं, तो ऐसी मेथड हम भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसे मेथड में हमको एक चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है कि मतलब जब हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो उसका अफेक्ट कुछ दूसरा जाता है, और जब हम पीडीएफ पे अकॉर्डिंग ना मतलब ना फेस दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना एक्सप्लेनिंग वे दिख रही है, ना बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हमने आपको मतलब जो क्लासेस लिए थे संडे को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें हमने बताया था कि जब सामने फेस दिख रहा है, मतलब हम बच्चों से आई कांटेक्ट करके कैमरे में देख के बात कर रहे हैं, या फिर जब हम बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जब सारे कुछ दिखा के बता रहे हैं, तो एक अलग अफेक्ट पड़ता है बच्चों पे। और उसके साथ अगर हम डायरेक्टली बता मतलब बस एक पीडीएफ के थ्रू हम बस लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो उसका एक कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत कम ही लोग ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, या फिर कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्टली बताते हैं। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ 5 मिनट का ब्रेक कंप्लीटली ओवर हो गया है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी टाइम ले लिए हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमें पहले दो पॉइंट का ध्यान देना होगा कि जितने भी जीव हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म रिगार्ड विद अ फैमिली, वो किसी न किसी वंश से जुड़े हुए हैं और रिलेटेड विद अ स्पीसीज, या तो किसी न किसी जाति। क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना होता है कि क्लासिफिकेशन में हमें जगत पढ़ना होता है, उसके बाद जगत के बाद हमारा वर्ग मतलब संघ आता है, संघ के बाद वर्ग आता है, गण आता है, वंश आता है, जाति आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब उनको कई कैटेगरीज में बांटा गया अध्ययन की सुविधा के लिए। और अगर इंग्लिश में बोला तो फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे मतलब उनके मतलब क्लासिफिकेशन आते हैं, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है आगे चल के। तो हमें क्या याद रखना है कि ऑल ऑर्गेनिज्म रिगार्ड विद द फैमिली और रिलेटेड विद द जीनस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सभी जो जीव है वो किसी न किसी वंश, किसी न किसी जाति से संबंधित है, कोई भी जीव डायरेक्ट नहीं है। जनरल में पहला पॉइंट हमें ये ध्यान देना होता है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना होता है, मतलब नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, कोई भी जीव अमर नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, ठीक है। मतलब क्या है कि सभी जीव अपनी एक कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो मृत्यु मतलब उनकी मृत्यु होती है, वो डेथ करेंगे, ठीक है। दैट इज अ बेसिक लिविंग लाइफ, ठीक है। बेसिक लिविंग लाइफ का मतलब ये 2 रूल्स हमें याद रखने होते हैं जन्म में। क्या क्या कि पहला पॉइंट क्या है कि सभी जीव जो है वो किसी वंश, किसी जाति, किसी न किसी जीव से संबंधित जरूर रहेंगे दूसरे जीव से। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी जीव अमर नहीं होता, इमॉर्टल नहीं होता है, सभी जीव मरेंगे, मतलब कोई भी जीव अमर नहीं है, सभी जीव नश्वर है, अर्थात वो कभी न कभी मरेंगे और अपने कंप्लीट लाइफ साइकिल को पूर्ण करते हैं। तो उनके उनके कंप्लीट लाइफ साइकिल में एक पॉइंट आता है जन्म, तो इसलिए हमें इन दोनों को याद करना होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ने होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसके मेन पॉइंट सब मतलब मेन पॉइंट याद रखना होता है, ठीक है। और अब इसके बाद हम जो पॉइंट बताने वाले हैं, ठीक है, इससे ये पॉइंट हमको बहुत ज्यादा मतलब नीट के जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे कभी भी, मतलब जब ऐसे लेते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है। वो क्या आता है कि प्लांट में कुछ ऐसे नाम होते हैं, कैसे नाम होते हैं, एनुअल्स। एनुअल के बाद बाई बाई मतलब बाइनअल्स होता है, और उसके बाद एक पेरिनियल्स होता है, ठीक है। एक्चुअली इसमें IALS होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर हम जो पेपर सॉल्व करते थे वो कम्प्लीटली इंग्लिश में रहता था, ठीक है। तो इसमें हमको एक प्रॉब्लम आती थी कि एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, ये तो समझ में आता था, ठीक है। बाइनियल्स का मतलब द्विवर्षीय होता है और पेरिनियल्स मतलब बहुवर्षीय होता है। इसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे और इसी वजह से हमारा थोड़ा बहुत क्वेश्चन छूट जाता था, बहुवर्षीय। और ये आता किस में था, ये आता था हमारा प्लांट में। सॉरी, थोड़ा सा हिंदी की मात्रा, हमारी हिंदी वीक है तो हिंदी में मात्रा का गलत हो सकता है। तो इन प्लांट, अगर हम पादप की बात कर लें
ठीक है। इन प्लांट्स और कैसे होते हैं, प्लांट्स एनुअल्स हो सकते हैं, बाइनियल्स होते हैं, पेरिनियल्स। हमने जो क्वेश्चन लेकर पूछा था वो पेरिनियल्स वर्ड से रिलेटेड पूछा था कि पेरिनियल जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनमें किसी सर्टेन प्लांट का नाम लेकर रिप्रोडक्शन की फेज पूछा था, तो हमको वो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो एनुअल्स मतलब वार्षिक प्लांट, वार्षिक मतलब जो एक वर्ष में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। बाइनियल्स मतलब द्विवर्षीय। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसमें हम लोग कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो 3 महीने अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, जनन करते हैं, स्पोर देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स मतलब कुछ प्लांट जो होते हैं वो 6 मंथ तक चलते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो 1 ईयर तक चलते हैं। तो प्लांट की वो कैटेगरी जो एनुअल्स होती है, मतलब एक वर्ष में अपना जीवन काल कंप्लीट करती है, वो वार्षिक कहलाती है। जो 2 वर्ष में अपना जीवन काल कंप्लीट करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीटली कंप्लीट करती है, वो बैनियल्स मतलब द्विवर्षीय कहलाती है। और जो बहुवर्षीय पेरिनियल वर्ड हम बहुत जगह देखे थे, ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी पूछा था और कई जगह इसको पूछा, पेरिनियल्स वर्ड को यूज करता है। पेरिनियल वर्ड का मतलब होता है बहुवर्षीय पादप। पेरिनियल प्लांट पूछता है तो ऐसे में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेरिनियल्स क्या है। ठीक है, तो इस वर्ड से कंफ्यूज मत होगा, पेरिनियल्स का मतलब होता है बहुवर्षीय पादप। ठीक है, अब हम मतलब इतना जानने के बाद अब हम इसमें एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जीव मतलब जनन की परिभाषा क्या होती है। ये सारे पॉइंट्स हम लिख नहीं रहे हैं, जितना पॉइंट बताया था अभी स्टार्टिंग में 2 पॉइंट बताया, उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट था तो इसलिए इसको लिख दिए हैं। इसके बाद जनन की जो परिभाषा है उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जनन की परिभाषा हम खुद भी बना सकते हैं। सरल भाषा में क्या है कि सभी जीव अपनी एक जीवन अवस्था के निश्चित काल में एक बार अपनी संतान को या फिर अपने न्यू यंग वंश को कंप्लीट कर मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन के मतलब उत्पन्न करते हैं, उसी विधि को क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इन इंग्लिश, every living organism reproduce their young ones or new offspring before their death in a complete life cycle that is called reproduction। ठीक है, अपने जीवन काल में, अपने पूर्ण जीवन काल में सभी जीव अपने जैसे मतलब नए संतानों को उत्पन्न करते हैं अपनी मरण से पहले। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, एक बार और इंग्लिश में बोल रहे हैं, every living organism reproduce their young ones before their death in a complete life cycle that is called reproduction। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन। तो ये हमारी जनन की डेफिनेशन हो गई। जनन की डेफिनेशन का सीधा सीधा अर्थ है कि अपनी समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं सरल भाषा में। ठीक है, तो जनन की परिभाषा हो गई। जनन की कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स मतलब जनन के कुछ पॉइंट्स होते हैं कि मतलब उनमें क्या क्या विधियां अप्लाई होती है, तो उनको हम जरूर लिखेंगे क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जनन की परिभाषा तो आप लोग कहीं से भी देख लेंगे, कहीं से उसमें बुक में या फिर खुद भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्स में अब हम क्या करते हैं कि मतलब जनरल में क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या मतलब पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या मेन सब हेडिंग्स होते हैं, उनको लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं कंप्लीटली। एनी कमेंट्स, क्लासेस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं कि नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम बस एक ही आएगी, वही नेट वाली की थोड़ा सा आप लोगों को धुंधला दिखा या फिर आवाज कर सकती है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग मतलब कुछ टाइम तो लगेगा इस सॉल्व करने में, कर देंगे जल्दी। ठीक है, रिप्रोडक्शन के जो एस्पेक्ट्स होते हैं कि रिप्रोडक्शन मतलब जनन के महत्वपूर्ण तत्व, रिप्रोडक्शन फॉलोइंग फैक्ट, निम्न मतलब उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ का डुप्लीकेशन करना। डुप्लीकेशन का मतलब द्विगुणन करना होता है, अर्थात या तो मतलब किसी भी जीव का या तो आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। आरएनए की बात करें तो आरएनए में किसमें आता है, आरएनए सिर्फ वायरसेस में आता है, और वायरसेस में भी किन वायरसेस में आता है, प्लांट वायरस में आता है और कुछ कुछ एनिमल वायरस में आता है। एनिमल वायरस में दोनों आते हैं, एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, उसके साथ आरएनए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोरोना और एचआईवी की बात करें तो कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, और जो एचआईवी उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, जबकि कुछ ऐसे भी वायरस है जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। बाकी जितने भी प्लांट वायरस है, पादप कीटाणु जितने भी, वो सभी के सभी उन सभी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। उसके बाद बैक्टीरियोफेज हो गया या फिर अदर ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए। अगर आपसे कोई पॉइंट पूछता है कि नहीं बताइए डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल के रूप में सभी जीवों में उपलब्ध है, आरएनए क्यों नहीं है, देन उसका एक सिंपल आंसर होता है डीएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए। अर्थात डीएनए जो है, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए से ज्यादा क्या स्टेबल है, स्थिरीकरण है। ठीक है, आरएनए ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन और ड्यूरिंग डिवीजन
मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, जिसमें जीव मतलब जो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें लाइफ रहेगा वो डेड कर जाएगा। बट डीएनए स्टेबल रहता है, डीएनए की कॉपी स्टेबल रहती है। अगर डीएनए में त्रुटि होती है तो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, तो इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बेटर माना जाता है देन द आरएनए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें मिल रहा है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, इन हिंदी डीएनए का द्विगुणन। ठीक है, ब्रैकेट में बस शॉर्टली लिख दे रहे हैं द्विगुणन करना। द्विगुणन डीएनए ही नहीं लेंगे हम, इसमें आनुवांशिक पदार्थ लिख सकते हैं, अर्थात जेनेटिक मटेरियल भी लिख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का द्विगुणन करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड एस्पेक्ट हमें जनन के बारे में देखना होता है, वो क्या देखना होता है कि इनमें मतलब आरएनए का संश्लेषण, आरएनए के साथ साथ अन्य प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मतलब लगभग सभी जीवों में आरएनए पाया जाता है, पर एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, एज अ वर्किंग कॉम्प्लेक्स या फिर एज अ टेम्पलेट का फॉर्मेशन करता है। टेम्पलेट या रेप्लिकेशन, अगर इन सब का नाम ले तो जो लोग मतलब बहुत लोग होंगे इसमें उनको इन सब वर्ड का मतलब नहीं समझ में आएगा। टेम्पलेट और रेप्लिकेशन आप लोग को पढ़ना है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 में। जो लोग अभी क्लास से नीचे वो इस वर्ड का मतलब नहीं समझेंगे, बाकी जो लोग उससे ऊपर है वो ग्रेजुएशन लेवल में, तो उनको शायद समझ में आ जाए कि टेम्पलेट जो होता है वो डीएनए के 5 to 3 स्ट्रैंड का एक सिंगल मतलब टेम्पलेट होता है, जिसके अकॉर्डिंग डीएनए अपना क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। आरएनए के फॉर्मेशन भी डीएनए के सिंथेसिस से ही होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ पॉइंट लिख देते हैं डायरेक्टली कि ये सिंथेसिस ऑफ मतलब सेकंड डीएनए के मतलब सेकंड रिप्रोडक्शन का जो फैक्ट होता है वो क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए और अदर प्रोटीन। I'll say this in Hindi that synthesis of RNA और other protein means सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण ऑफ आरएनए और अदर प्रोटीन, मतलब अन्य प्रोटीन या फिर आरएनए के संश्लेषण जो होते हैं वो जनन के दूसरे जो इंपॉर्टेंट तथ्य ये होता है। जनन के समय सबसे पहला तथ्य क्या है कि जब भी जनन होगा, जब भी नए जीव की उत्पत्ति होगी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज होता है तो क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल होता है। कि जब भी एक जीव से दूसरे जीव में उत्पन्न मतलब एक जीव दूसरे जीव से उत्पन्न हो रहा है तो उसके अंदर मुख्य रूप से क्या कॉपी हो रहा है, क्या उत्पत्ति में सहायक है, वो होता है डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट जो हम लेंगे इसमें क्या लेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इन हिंदी मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है द्विगुणन, अर्थात कोशिकाओं का विभाजन होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, उसके साथ द्विगुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन को द्विगुणन नहीं कहते हैं, बाइनरी मतलब बाइनरी फ्यूजन को द्विगुणन लगाता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब बहुगुणन। ठीक है, मल्टीप्लाई होना, कोशिकाएं मल्टीप्लाइड होती है, बहुगुणित होते हैं, या फिर इसको शॉर्टली अपने मतलब ऐसे भी कहा जा सकता है कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना ही जनन का तीसरा मेन पॉइंट है। कि जब भी जनन होगा तो डीएनए का डुप्लीकेशन, पहला पॉइंट है डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का संश्लेषण होगा, या फिर अन्य प्रोटीन का। थर्ड पॉइंट क्या मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का बहुगुणन या फिर कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना। ये हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात कर लें तो फोर्थ पॉइंट में कुछ जीवों में क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, बहुगुणन में जाकर हम लोग क्या लेते हैं, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, और डिवीजन हम लोग क्या लेते हैं, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस और माइटोसिस क्या है, ये हम आपको आगे की क्लास में यानी 1-2 मंथ में जब ये टॉपिक्स आएंगे तब बताएंगे कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होते हैं। डिवीजन ऑफ सेल्स का मतलब होता है एक जगह क्या है कि जैसे अगर हम अमीबा की बात कर रहे हैं तो अमीबा में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इंक्रीजमेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर और अदर ऑर्गेनिज्म में तो उसमें मल्टीप्लिकेशन है। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, समझाने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हम किसका लेते हैं, हाइड्रा का। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एट ए स्टेज इंक्रीज मोर ओवर देन द नीड, मतलब आवश्यकता से बहुत ज्यादा अधिक ही क्या होने लगता है, कोशिकाओं का विभाजन होने लगता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे एक हाइड्रा एक बॉडी है, अब उसमें आवश्यकता से अधिक कोशिका हो गई तो उसमें एक गांठ बनती है, गांठ से पूरा एक नई बॉडी बन जाती है और वो टूट के कट के गिर जाती है तो अपने जैसा एक नया जीव बना लेती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन मतलब कोशिकाओं की संख्या क्या हो रही है,
बढ़ रही है। बट डिवीजन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमीबा का उदाहरण लेते हैं तो अमीबा में एक बॉडी रहती है, वो डिवाइड होती है, क्योंकि ये आप लोगों ने 9, 10 या फिर 8 या फिर बेसिक नॉलेज में हर जगह पढ़ाया जाता है कि अमीबा में बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। बाइनरी फ्यूजन मतलब डिवीजन पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अमीबा द्विगुणित करता है। द्विगुणित कैसे करता है, अपनी ही बॉडी को दो भागों में तोड़ के अपने जैसा नया दो जीव बना लेता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तुम डिवीजन ऑफ सेल में हम क्या सकते हैं, डिक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल और डिवाइडिंग द सेल इनटू टू पार्ट, कि हम कोशिका को दो भाग में बांट दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। तो जनन में ये दोनों एस्पेक्ट जो होते हैं वो काम देते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए का मतलब, चलिए ठीक है, सारे पॉइंट्स हम एक बार और रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले इसमें जो 6 पॉइंट उनको कंप्लीटली लिख देते हैं। तीसरा है कि मतलब 5वां पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन, सॉरी ये हम गलत पॉइंट बता रहे हैं, ये है ही नहीं, पूरा चैप्टर ही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्योंकि ये जो हम एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, ये जो फैक्ट पढ़ रहे हैं, ये जो हम सेंसस पढ़ रहे हैं, ये हर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। हर ऑर्गेनिज्म मतलब ये लगभग हर ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बहुत से मतलब सभी जीवों के ऊपर हमें इस मतलब इन ये जो 5-6 पॉइंट्स हम बता रहे हैं, ये पॉइंट्स हम सभी जीवों पे अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत से एक कोष के जीव होते हैं जिनके अंदर डिवीजन पाया जाता है, बहुत से एक मतलब बहुकोष के जीव होते हैं जिनके अंदर मल्टीप्लिकेशन पाया जाता है, और बहुत से जीव जो होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग से पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है, वो डिवीजन करता है। हाइड्रा में या फिर प्लेनेरिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है, वो मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो दोनों दिखाते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग थोड़ा सा मतलब मल्टी सेलुलर मैमल्स की बात कर लें, या फिर फाइलम ऑर्थ्रोपोड, एनलिड और उसके ऊपर के फाइलम संघों की बात कर लें, तो उन सब में क्या होता है कि उन सब में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने, अर्थात जनन अंग बने, जननांग बने, जिनसे वो क्या करते हैं, अपने जैसे न्यू एस्पेक्ट, अपने जैसे न्यू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें एक और मतलब हम सबके एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक और पॉइंट मिला फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है, जनन अंगों का निर्माण करना ही मतलब जीवों में जनन की एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये भी एक होता है। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे पूछता है कि मतलब जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन यही नहीं बल्कि मतलब काफी हायर लेवल पे भी इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं कि जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जनन का जो मुख्य इस उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। ओके, सॉरी वेट अ सेकेंड। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करें, ये मतलब इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। ये आप लोग के मतलब जनरली 12th के एग्जाम में पूछ सकता है, 10th के एग्जाम में पूछता है। 10th में भी ये सारी चीजें, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कि 10th में ना हो। 10th में पूछता है, 12th में पूछता है, 12th के साथ अदर हायर लेवल ग्रेजुएट एग्जाम या फिर जो भी मतलब केरियर्स का या फिर सुपर टेट, यूपीटेट, इसमें कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल एग्जाम्स होते हैं ग्रेजुएशन में, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछता है कि what is the main motto, what is the main aim of reproduction? Then there is only one main motto and aim of मतलब reproduction, that is continuity and existence of species. It means to say that every organism will not exist for any time if they reproduce, and they will be continue. In Hindi, सभी जीव जातियां क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता बनाए रखती है, एग्जिस्टेंस मतलब अपनी जातियों का विलुप्त न हो, अपने जातियों का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का मतलब होगा अस्तित्व, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होगा मतलब निरंतरता। क्योंकि यूपी बोर्ड के भी लोग हैं तो वो लोग कंप्लीटली अच्छे से लिख लें कि निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी का मतलब निरंतरता, एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखिएगा। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जातियों की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखना। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में। इन इंग्लिश कॉन्टिन्यूटी मतलब जनन का मुख्य उद्देश्य, व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज।
ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, मतलब जातियों की निरंतरता एवं अस्तित्व को बनाए रखना। ठीक है, इसके बाद हम मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जाते हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है या फिर कोई कमेंट है? क्योंकि अब बस क्लासेस को हम 7 से 8 मिनट ही लेंगे, तो इसमें बस हम एक चार्ट बनाएंगे, वही चार्ट आपको लिखना होगा बस, इससे ज्यादा क्लास ओवर हो जाएगा। तो और वो चार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट में सारे मेथड्स को लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग कल उन सारे मेथड्स को एक एक करके विथ एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इतने में अगर आपको, अच्छा ये सारे पॉइंट्स एक बार और बताने से आपको हम फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, जनन के जो मुख्य उद्देश्य है उसमें 6 पॉइंट, मतलब 6 पॉइंट होते हैं कि जनन में क्या क्या चीजें काम देती हैं। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, दैट इज द्विगुणन। तो जो मतलब मुख्य उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, उनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिससे जो वंशानुगत होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाता है मुख्य रूप से, चाहे जंतु हो, चाहे पादप हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, अगर हमको चेक करना है कि हम अपने माता पिता के संतान है, तो हम क्या चेक करवाते हैं? डीएनए चेक करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो पहला पॉइंट जनन का क्या मिला? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, मतलब जातियों में द्विगुणन होगा। द्विगुणन होगा तो उनका क्या मतलब, मुख्य द्विगुणन क्या होगा? वो उनका आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा बट के। ठीक है, उनका आनुवांशिक पदार्थ में डीएनए होगा तो डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, और आरएनए होगा तो आरएनए। बट मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए और अदर प्रोटीन। आरएनए और दूसरे प्रोटीनों का क्या होता है? संश्लेषण पाया जाता है। संश्लेषण मतलब वो सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषित होते हैं अन्य आनुवंशिक पदार्थों से या फिर अन्य कोशिकीय पदार्थों से, फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और जो अन्य एसिड होते हैं जो कि एक सेल के फॉर्मेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका सिंथेसिस होता है, उनका संश्लेषण होता है, ताकि कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन हो सके या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल हो सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कोशिकाओं की संख्या में मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुगुणन होगा, मतलब एक कोशिका अपनी संख्या को बढ़ाएगी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? डिवीजन ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड मियोसिस, मतलब कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो कि अमीबा में देखा जाता है कि कोशिकाएं अपने आप को 2 भागों में बांट देंगी। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या है? कि जनन अंगों का निर्माण होगा। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंगों का निर्माण होगा। ये हाइयर लेवल के ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग बताया। और छठवां पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि सारे एग्जामों में अक्सर पूछता है कि जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन मोटो और व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, मतलब जातियों की मतलब जातियों में निरंतरता और अस्तित्व को बनाए रखना ही जनन का मुख्य उद्देश्य है। एक बार और, जातियों में निरंतरता एवं अस्तित्व को बनाए रखना ही जनन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, हम 10 सेकंड का टाइम दें, उसके बाद हम इसको मतलब कंप्लीटली मिटा के चार्ट बनाएंगे। ठीक है, ओके, नो कमेंट, मिटा देते हैं, चार्ट पे आते हैं। क्लास अब धीरे धीरे ओवर होने वाला है। आज की क्लास बहुत बेटर गई है, आप लोग रेगुलर बने भी रहे हैं। जो लोग रेगुलर है उन्हीं से मतलब है, जो लोग अप एंड डाउन होते रहते हैं उनसे मतलब, जो लोग 1% या फिर 5% अटेंडेंस देते हैं, वो लोग तो कंप्लीट क्लास अटेंड नहीं करते, उनसे हमारा कोई खास रिलेशन नहीं है। ठीक है, जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, जो लोग नॉलेजली पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए हम क्लास चला रहे हैं फ्री में। अदरवाइज देयर इज नो, मैं मतलब फालतू में क्यों 1 घंटा कोई अपना वेस्ट करे कि 1 घंटा पढ़ाओ फ्री में और अटेंडेंस लोग 5-5 मिनट की दे के जाए या 3-3 मिनट की दे के जाए। ठीक है, आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। अब हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन की विधियां। ये जो जनन टॉपिक है 10th में कंप्लीटली दिया हुआ है, तो इस बात को 10th वाले लोग जो है इसमें नोटिस करेंगे। ठीक है, कि उनको भी पढ़ना है। रिप्रोडक्शन, सॉरी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधियां। ठीक है, इनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, पहला वाला क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, इन हिंदी कायिक जनन। ठीक है, सेकंड पॉइंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
मीन्स अलैंगिक जलन, सॉरी जनन, ठीक है। और जो थर्ड वाला है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन, ठीक है। जनन की ये 3 विधियां होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि 12 का चैप्टर फर्स्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जिसमें असेक्सुअल अलैंगिक जनन, ठीक है। ये मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कायिक जनन 12 का चैप्टर फर्स्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 12 का चैप्टर नंबर सेकंड है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन 12 का चैप्टर नंबर थर्ड, ठीक है। और आज से 12th की क्लासेस चालू है, 12th का अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि चैप्टर फर्स्ट है, इसी के बारे में हम पहले चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और चैप्टर थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अब इससे कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको कहेंगे नेचुरल मेथड, यानी जो प्राकृतिक विधियां होती है, ठीक है। मतलब पौधों में जो जनन की प्राकृतिक विधियां होती है उन्हें हम क्या मतलब उन्हें हम अलग रखते हैं, और जो कृत्रिम विधियां होती हैं, जो आर्टिफिशियल मेथड होते हैं, उनको हम अलग रखते हैं, फीशियल, ठीक है। कायिक जनन में जितना भी हमें जनन की विधियां पढ़नी होती है, मतलब अलैंगिक जनन में नर तथा मादा नहीं सम्मिलित होते, लैंगिक जनन में नर तथा मादा सम्मिलित होते हैं। कायिक जनन का मतलब ये है कि पौधे की जड़, तना तथा पत्तियों द्वारा जनन की विधियों को हम क्या करते हैं, अलैंगिक जनन मतलब कायिक जनन करते हैं। कायिक जनन में क्या मतलब क्या है कि जो पौधे की या तो जड़ सम्मिलित हो गया, या तो तना सम्मिलित हो गया, या तो पत्तियां सम्मिलित हो गई, उनके पार्ट सम्मिलित हो गए, और उनको काट के या फिर उनको ग्राफ्टिंग, कटिंग या फिर किसी भी विधि द्वारा, या फिर वो कैसे भी अगर अपनी जनन की जो भी विधियां अपनाते हैं, उन सारे मेथड्स को हम कायिक प्रवर्धन के अंदर रखते हैं। और ये किसमें होता है, कम्प्लीटली प्लांट में पाया जाता है। प्लांट्स में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, बाई रूट पढ़ना होगा, बाई स्टेम्स पढ़ना होगा, स्टेम्स में हमें 7-8 पढ़ना होगा, जिसमें आता है हमारा राइजोम, कार्म, बल्ब, बल्बिल्स और सकर, नर, स्टोलम में मतलब अंतर्भूस्थारी, उपरिभूस्थारी, ये सारे कई प्रोसेस होते हैं, ठीक है। पत्तियों द्वारा जनन होता है। पत्तियों द्वारा जनन में आप लोग एक इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पत्र प्रकलिका का, जिसमें हम मतलब इससे पहले हम जिनको पढ़ा था उनको काफी अच्छे से बताते हैं, अजूबा के बारे में, या फिर कॉर्म वाला जो होता है उसके बारे में। तो ये सारे मेथड्स हमें पढ़ने हैं। और ये दूसरा वाला हमें क्या पढ़ना है, आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम परिवर्धन। कृत्रिम परिवर्धन का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने के तने को काट के लगा दिए, ठीक है। तो वो मेथड किसने अपनाया, हमने अपनाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, गुलाब को कलम करके में लगाना, रोपण करना, रोपण के बाद शाखा बंधन मतलब हमने 2 शाखाओं को बांध दिया, बूटी लगाना, कली लगाना। तो ये सारे जो मतलब जिसमें मनुष्य जो कि आर्टिफिशियली जिन्हें मनुष्य कर रहा है वो आर्टिफिशियल मेथड में आता है। और नेचुरल मेथड मतलब जो मतलब प्राकृतिक रूप से जो विधियां उत्पन्न पाई जाती है वो किसमें आती है, आर्टिफिशियल मेथड मतलब नेचुरल मेथड में आती है। अब हम कम्प्लीटली चार्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये चार्ट बना के क्लास हो जाएगा, 9:31 हो गया, 9:33 तक क्लास होगा, उससे ज्यादा हम थोड़ा भी नहीं लेंगे, ठीक है। बस हम चार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। नेचुरल मेथड से हमें पहला पढ़ना होता है बाई रूट। आप लोग चार्ट बना लीजिए, उसके बाद क्लास होगा। दूसरा पढ़ना होता है बाई स्टेम्स। बाई रूट मतलब जड़ों में, ठीक है, जड़ों द्वारा। बाई स्टेम्स मतलब तनों द्वारा। तनों द्वारा में काफी पॉइंट आ जाएगा। पहला आता है, ये हम हिंदी भी लिख दे रहे हैं क्योंकि यूपी बोर्ड वाले लोग थोड़े से हैं, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, ठीक है। तनों द्वारा में हम मतलब 6-7 विधियों को पढ़ते हैं, नंबरिंग करके चलते हैं, ठीक है। पहला वाला हम लेते हैं राइजोम। राइजोम मतलब कंद, सॉरी प्रकंद होता है आई थिंक, प्रकंद होता है। उसके बाद हम बी वाला लेते हैं कॉर्म। कॉर्म में क्या आता है, कंद आता है, ठीक है। सी वाला हम लेंगे बल्बिल्स। ये सब हमें लहसुन प्याज में पढ़ने होते हैं, बल्बिल्स, घन कंद, ठीक है। फोर्थ वाला होता है हमारा ट्यूबर। सॉरी थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूजन हो गया। बल्बिल्स शल्क कंद होता है, और घन कंद कॉर्म होता है। घन कंद कॉर्म होता है, और बल्बिल्स में हमारा शल्क कंद आता है, शल्क कंद, वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूबर की।
ट्यूबर मतलब सीधी सीधी बात है, ट्यूबर जहाँ ट्यूबर शब्द आ जाए और जहाँ कंद लिखा हो वहाँ हम एक ही नाम लेते हैं आलू का, ठीक है। ट्यूबर के बाद हमारा आता है सकर। सकर की बात किया जाए तो सकर जो होता है अंतःभूतधारी होता है। हिंदी हिंदी थोड़ा सा हार्ड जाएगा, ठीक है, इंग्लिश काफी इजी है। अंतःभूतधारी, इसमें हम दूब घास पे लेते हैं, दूब सॉरी सकर में नहीं, हम रनर में दूब घास पे लेते हैं। और सकर में हम उन प्लांट को लेंगे जो अदर प्लांट में क्या करते हैं, इंजेक्ट करके लेते हैं, ठीक है। ई के बाद एफ वाला, हम एफ वाला हम रनर ले लेते हैं, ठीक है। रनर, रनर मतलब जो ऊपरी भूस्थारी होते हैं, जो कि भूमि के ऊपर दौड़ते रहते हैं, जिसमें हमारा दूब घास आती है जो कि पूजा पाठ में यूज होती है, ठीक है। ऊपरी भूस्थारी, या फिर जो खरगोशों का मेन भोजन होता है, जिनको खरगोश काफी ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर ऊपरी भूस्थारी, ऐसे भूप्रसारी भी कहा जाता है। माइक भी गिर गया, ठीक है। उसके बाद रनर के बाद स्टॉलन ऑफसेट, दो और बचा है, इसको कहाँ बनाया, जगह नहीं है। आर्टिफिशियल मेथड को हम बाद में लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक स्टॉलन होता है और एक ऑफसेट होता है। इनकी हिंदी बात करें तो स्टॉलन को बोला जाता है धूप अवतारी और सॉरी ये भूप्रसारी नहीं, भूप्रसारिका होगा। और ऑफसेट को भूप्रसारिका बोलते हैं, इसको हम भूप्रसारिका बोलते हैं। ये भूप्रसारी है और ये भूप्रसारिका है, थोड़ा सा बस नाम चेंज है। और ये जो है ये भूस्तारी है। हिंदी नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो लोग यूपी बोर्ड में उनको हिंदी नाम में पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी जो लोग एग्जाम की तैयारी के लिए वो लोग इंग्लिश में याद कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक जो मेन पॉइंट मिलता है नीट के बेस पे, इसमें ये होता है कि इसमें कोई भी मेथड नीट में पूछ देता है। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ पूछता है, क्योंकि नीट का एग्जाम में छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। इसमें हमने ये देखा है नीट में क्या करता है, इसमें से कोई भी पॉइंट उठा के कहीं नहीं पूछ देगा, एफ जी एंड एच, ठीक है। ये मैं तो इतने पूरे हमको मैंने तने में पढ़ना है। इसमें से नीट में कोई एग्जाम उठा के किसी भी एग्जाम में कोई पॉइंट पूछ देता है। बाकी इसमें एक आ जाता है बाई बल्बिल्स, बाई बल्बिल्स मतलब फर्स्ट सेकंड, ये सारा हमें तने में पढ़ना था। और ये तीसरा है बाई बल्बिल्स, और चौथा है जो बाई लीव्स, ठीक है। टाइम थोड़ा सा ओवर जा रहा है, 35 तक जा रहा है, हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे। इसको आप लोग जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन था आपको कमेंट आ गया है, क्या कमेंट है भाई, भू भू इतनी तरह की भूल नहीं। जी हाँ, थोड़ा सा मतलब नाम कंफ्यूजन है। इसका चार्ट एक काम कर रहे हैं कि हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, इसका चार्ट ही हम क्या कर रहे हैं आपको भेज दे रहे हैं कम्प्लीटली, ठीक है। क्लास यहीं पर हम कम्प्लीटली और कर रहे हैं। इसका चार्ट आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप से दिया जाएगा। अब जो लोग ग्रुप से बाहर हैं उनके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कई दिनों से हम पर डे की नोटिस में बोल रहे थे कि 2 तारीख से आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, 2 तारीख से सारे नोटिस ग्रुप में मिलेंगे। अटेंडेंस भी सिर्फ और सिर्फ आज ग्रुप में दिया जाएगा। आज ना इंस्टाग्राम पे आपको अटेंडेंस देखने को मिलेगा, ना व्हाट्सएप पे स्टेटस पे आपको अटेंडेंस देखने को मिलेगा। आज से कम्प्लीटली आपको अटेंडेंस रजिस्टर पे भी हम लगाएंगे, जो ऑफलाइन जैसे में मतलब स्टार्टिंग जिन लोग का हम नाम रजिस्टर अटेंडेंस में किए तो उन लोग का प्रेजेंट भी लगा रहे थे, और बोले थे जिन लोग का नाम रजिस्टर नहीं होगा उनको हम क्लास से बाहर कर देंगे। 1-2 दिन या 3 दिन में मैनेज करके जिन लोग जो लोग रजिस्टर नहीं किए उनसे कहेंगे कि आप रजिस्टर करवाइए, नहीं तो हम क्लास से बाहर कर देंगे, ठीक है। और आज से सारे नोट सिर्फ और सिर्फ हम कम्प्लीटली ग्रुप में भेजेंगे। ये जो चार्ट है इसका ये हम बना नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आप लोग का मतलब जो भी ये जो चार्ट है ये हम आप लोग को ग्रुप में भेज दे रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में आप लोग ऑटोमेटिक उसका हिंदी इंग्लिश अच्छे से लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा चार्ट, ठीक है। और आज 2 तारीख है, तो आज आप लोग का 12th का भी क्लास चला है। आज आप लोग का मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी बेसिस क्लास चला है। ये मतलब 12th में भी जो पढ़ा रहे हो कम्पिटेटिव एग्जाम्स के बेस पे पढ़ा है। तो हमारा जो मेन एम है वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स को कवर करना है, और इसीलिए हम 1 घंटे क्लास चला रहे हैं। तो आप लोग को आज की क्लास में कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चले कि क्या कमी है, क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा। और बाकी वीडियो का फीडबैक आप लोग दे सकते हैं कि वीडियो कैसा रहा, क्लास आप लोग को पसंद आता है नहीं आता है, ठीक है। इसके साथ आज की क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय। आज की क्लास का आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्लास ओवर।